Everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 9th of class 9th NCERT Science, and our chapter name is Force and Laws of Motion. So, देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ given है. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. तो लास्ट चैप्टर जो कि हमारा मोशन चैप्टर था, तो वहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिस्कस किया था. हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया था. वी सो दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. हमने देखा था कि जो मोशन है वो या तो यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. मीन्स कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर अप की जाए इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल में, तो दैट मोशन इज़ यूनिफॉर्म मोशन. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कवर अप करे, तो दैट मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म. सो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वट कोजेज द मोशन. लेकिन हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया है कि मोशन का रीज़न क्या होता है, मोशन के कोजेज क्या होते हैं, किस वजह से मोशन होती है. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ टाइम. वाई क्यों जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ चेंज हो रही है. डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कोज. क्या सभी मोशंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. इफ़ सो, अगर हाँ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोज. तो ये कोज जो है उसकी नेचर क्या है. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटैम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़. तो इस चैप्टर में हम सारी क्यूरियोसिटीज़ को जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कोजेज हैड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स. तो मोशन और उसके पीछे क्या कोजेज है, तो इसके इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे फिलोसफर्स जो है लंबे टाइम तक उन्होंने वर्क किया इस चीज़ पे. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डजंट मूव फॉर एवर. तो अगर हम किसी भी बॉल को जो कि ग्राउंड पर है उसको हम थोड़ी सी हिट करते हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद जो है स्टॉप हो जाती है. सो ये फॉर एवर मूव क्यों नहीं करती है, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये मोशन स्टॉप हो गई है. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमने ये जो है कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी नेचुरल स्टेट जो होती है वो रेस्ट की होती है. सो दैट कि जो बॉल है उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट वाली है, सो वो थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी. बट दिस रिमेन द बिलीफ until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. तो हमें जो है उसके बाद गैलीलियो गैलीली और इसाक न्यूटन ने एक अलग से एक डिफरेंट अप्रोच को डेवलप किया जिससे हम मोशन को समझ पाए और क्या रीज़न होता है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, तो वो सब हम समझ पाए. सो यहाँ पर अ ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. जो ट्रॉली है वो उसी डायरेक्शन में जो है मूव करती है जिस डायरेक्शन में हमें उसको पुश किया है. द ड्रॉर इज़ पुल्ड. इस ड्रॉर को हमने पुल किया है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया है. एंड द हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड. और हॉकी स्टिक ने बॉल को फॉरवर्ड मूव करवा दिया है. सो फिगर 9.1 पुशिंग पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, उसको पुल करते हैं या उसको हिट करते हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. तो हम अपनी दिन जो डेली लाइफ है, दैनिक जो हमारी लाइफ है, वहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है ऑब्जर्व करते हैं. जब हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कोई एफर्ट लगाकर या थोड़ा सा फोर्स लगाकर हम उसको मोशन देते हैं, या फिर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एफर्ट डालकर उसको स्टॉप करते हैं. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. तो हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि हम एक मस्कुलर एफर्ट, हमारे जो मसल्स है या हमारी बॉडी एक थोड़ा सा एफर्ट लगाती है, या फिर हम उसको पुश बोल सकते हैं, उसको हिट बोल सकते हैं, उसको पुल बोल सकते हैं, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है. द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल. और फोर्स का जो कंसेप्ट है वो इसी पुश हिट और पुल पर ही बेस है. पुश होता है धक्का देना, हिट होता है किसी चीज़ को जो है स्ट्राइक करना, एंड पुल होता है उसको खींचना. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. तो आइए अब फोर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. वट इज़ इट. ये फोर्स जो है वो क्या है. इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स. हालांकि किसी ने भी फोर्स को ना ही तो देखा है, ना ही उसको टेस्ट किया है, और ना ही उसको जो है
फील किया है। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हम क्या करते हैं, हम जो है फोर्स के इफ़ेक्ट को देखते हैं, फोर्स की जो इफ़ेक्ट है उसको हम फील करते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब लेके आ सकते हैं, जब या तो हम उसको पुश कर दें, या हम उसको हिट कर दें, या फिर हम उसको पुल कर दें। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम। वो इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि हमने उनके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स लगाया है जिससे वो मोशन में आ गए हैं। From your studies in earlier classes, you also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object। तो हम अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है चेंज करनी है, या उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट मूव जो है स्लो और फास्ट मूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर कोई भी फोर्स हम उस पर अप्लाई कर देंगे। तो हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन जो है मोशन की हम वो भी चेंज कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और शेप है वो भी चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ स्प्रिंग पे हमने एक फोर्स लगाया, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया फोर्स लगा के, तो इसकी शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो गई है। नाउ अगर हम किसी बॉल को जो है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से, तो ये उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिगर 9.2 ए, स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड स्फेरिकल रबर बॉल बिकम्स ओब्लोंग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। तो ये हमारे फोर्स के जो है कुछ एग्जाम्पल थे कि फोर्स लगाने की वजह से क्या इफेक्ट हमें जो है फील होते हैं। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Figure 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Two string X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. So such forces are called balanced forces and do not change the state of rest or of uniform motion of an object. So हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या है, एक फिगर दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है। एक्स एंड वाई दो स्ट्रिंग जो है इससे हमें इस बॉक्स को बांधा हुआ है। तो अगर हम मान लो कि एक्स जो है यहाँ एक्स वाली साइड से हम इसको खींचना शुरू कर दें, तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स राइट साइड ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। बट अगर हम क्या करें, एक्स की जगह अब हम वाई साइड से इसको खींचना स्टार्ट कर दें, तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये जो फोर्सेज है किसी एक डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसमें इट मीन्स जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, असंतुलित बल जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितना हमने वाई से खींचा है उतना ही हम एक्स से खींचे, तो ऑब्जेक्ट की मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स ये फोर्सेस क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। सो यहाँ पर नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। तो अगर हम मान लें कि दोनों ही साइड से हम खींच रहे हैं ब्लॉक को, एक्स और वाई दोनों ही साइड से, बट यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो डिफरेंट है। यानी कि मान लो कि वाई ज़्यादा है एक्स कम है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा। और मान लो कि वाई की जगह अगर एक्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिस साइड ग्रेटर फोर्स होगा वहाँ वाली साइड जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। दस द टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड। तो हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेज बैलेंस्ड नहीं है। एंड द अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक मूव्स। और अनबैलेंस्ड फोर्सेज किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। दिस जस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो उससे जो बॉडी है वो मोशन में वो बॉडी आ जाएगी। Now what happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि रफ फ्लोर पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही रफ सरफेस यहाँ पर नीचे गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा,
इफ़ दे पुश द बॉक्स विथ स्मॉल फोर्स, अगर वो बॉक्स को बहुत ही कम फोर्स से वो धक्का दे, द बॉक्स डज नॉट मूव, तो बॉक्स यहाँ पर मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, जो कि इसको मूव करने से यहाँ पर रोक रहा है। द दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन द टू surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and the floor through floor रफ सरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा, जो ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट में जो है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा फ्लोर एंड जो बॉक्स है वहाँ पर, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डजंट मूव, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और जो हमारा पुशिंग फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे हैं, इसी वजह से जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा। नाउ 9.4 बी, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डजंट मूव, लेकिन 9.4 बी में भी क्या हो रहा है, बच्चे जो पुश तो कर रहे हैं बॉक्स को, बट अब भी बॉक्स जो है मूव नहीं कर रहा। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसिंग द पुशिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी पुशिंग फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया है। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, द पुशिंग फोर्स बिकम वीकर देन द फ्रिक्शन फोर्स एज 9.4 सी, देर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 9.4 फिगर में 4C फिगर में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में बच्चों ने जो फोर्स है वो थोड़ा हार्डर लगाया एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गया और फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, और जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाए, तो दैट फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स, और सो दैट द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल, क्या होता है जब हम अपनी बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग, जब हम पैडलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं सॉरी, द बाईसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन, तो यहाँ पर बाईसाइकिल जो है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर एक्ट कर रही है, जो कि हमारे पुलिंग फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज अगेन, सो इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बाईसाइकिल दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर दे तो हमें पैडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इट दस अपीयर्स दैट ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहे। हाउएवर इट क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो भी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि जब हमारा पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। बट यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कंटिन्यूसली मोशन में कब रहेगा, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये बात इनकरेक्ट है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देर विल बी चेंज आइदर इन द स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उससे होगा क्या कि उससे जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि हम फास्ट और स्लो कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को, या फिर हम उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। सो अगर हमें एक्सेलरेट करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, यानी कि उसको फास्ट और स्लो करना हो, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, अगर हमें स्पीड में चेंज करना हो या फिर उस स्पीड की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करना होगा। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज कम्प्लीटली removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then, तो अगर हम इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस को रिमूव भी कर दें तो भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ने अब तक जो वेलोसिटी यहाँ पर अचीव कर ली है तो उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर हमें उसकी
डायरेक्शन को चेंज करना है, उसकी स्पीड को चेंज करना है, तो हमें वहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो यहाँ पर फिगर जो है 9.2 टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force act on them. तो जब गैलीलियो ने यहाँ पर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखा, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं जब जब उन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट वेलोसिटी इंक्रीजेस। उन्होंने देखा कि जब एक मार्बल को एक इंक्लाइंड प्लेन से हम जो है रोल डाउन करवाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल learn that marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attain a definite velocity by the time it reaches the bottom। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है और इसी की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी चेंज हुई है। सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप। जब यही ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज यहाँ पर हो जाती है। नाउ फिगर 9.5 सी शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर फिगर सी में क्या दिखाया हुआ है, एक जो है एक यहाँ पर मार्बल दिखाया हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर इसको रखा गया है। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट, जब हम मार्बल को लेफ्ट से जो है रिलीज करेंगे, सो यहाँ पर क्या होगा, इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गोज अप ऑन द अपोजिट साइड थ्रू द सेम हाइट फ्रॉम इट वॉज रिलीज। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से रोल करेंगे तो ये अपोजिट साइड में उसी डायरेक्शन में उसी हाइट पर यहाँ पर आ जाएगा जिस हाइट से हमने इसको रिलीज किया था, यहाँ वाली साइड से। सो if the inclination of the plane on both sides are equal then the marble will climb the same distance। अगर यहाँ पर inclination बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसी हाइट तक अचीव कर जाएगा जिस हाइट से हमने उसको रिलीज किया था। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिक्रीज करते रहे देन क्या होगा, मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंसेज टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। तो मार्बल जो है वो, अगर हमने इसको इंक्लाइनेशन को यहाँ पर डिक्रीज कर दिया तो मार्बल जो है थोड़ी सी और हाइट तक जो है वो जाएगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल हाइट को अचीव कर सके। देन इफ़ द राइट साइड प्लेन अल्टीमेटली मेड हॉरिजेंटल, अगर हम इसको हॉरिजेंटल कर दें, कुछ इस तरीके से हम इसको कर दें, देन दैट इज द स्लोप इज रिड्यूस टू जीरो, तो हमने स्लोप को जीरो कर दिया है, तब मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम। तो जो मार्बल है वो फॉर एवर जो है मूव करता रहेगा जब तक कि वो हाइट अचीव नहीं कर पाता जहाँ से हमने उसको रिलीज किया था। द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। तो यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज है वो यहाँ पर जीरो है। इट does suggest that unbalanced force is required to change the motion of marble but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। तो हम यहाँ पर इस बात को जो है कंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करना है, यानी कि उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को हमें चेंज करना है, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लेके आना हो तो वहाँ पर नो नेट फोर्स इज नीडेड, यानी कि कोई नेट फोर्स वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम जो है कभी भी बहुत ही रेयर जो है डिफ़िकल्ट होता है जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स को अचीव करना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट जरूर कर रहा होता है, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो मार्बल है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, यहाँ पर जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of plane। तो हम
जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके इफेक्ट को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम एक स्मूथ मार्बल, बहुत ही स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल करें, स्मूथ प्लेन का इस्तेमाल करें, या फिर हम जो लुब्रिकेंट्स हैं जो कि चिकनाई युक्त मटेरियल्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करके इसको मिनिमाइज़ यहाँ पर कर सकते हैं। सो Newton further studied Galileo ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object। तो जो न्यूटन थे उन्होंने गैलीलियो के आइडिया को जो है स्टडी किया और उन्होंने 3 जो है फंडामेंटल लॉ दिए जो कि मोशन को क्लैरिफाई करते हैं, मोशन को हमें और अच्छे से समझाते हैं। दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और इन्हीं 3 लॉज को हम न्यूटन की गति के नियम बोलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज। तो पहला जो लॉ है वो क्या स्टेट करता है, वो ये बताता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की स्टेट पे रहेगा अगर वो रेस्ट की स्टेट पे है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो चलता रहेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई जो है फोर्स अप्लाई ना करें ताकि वो उसकी स्टेट चेंज हो जाए। यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक कि हम इस पर फोर्स ना लगाएं और इसको स्टॉप ना करें। नाउ इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को बदलने से यहाँ पर जो है अपोज करती है। इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा और सेम वेलोसिटी से ही वो मोशन में रहना चाहेगा। और अगर हम उसमें कोई चेंज लाते हैं तो वो क्या करता है, उस टेंडेंसी को वो अपोज करता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी वजह से हम न्यूटन के पहले नियम को हम इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी हम इसको बोलते हैं। Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम गाड़ी में, बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के देखने को मिलते हैं। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। तो हम जो है, अगर जो ड्राइवर है वो ब्रेकिंग फोर्स लगा रहा है कार को, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, तो हमारी जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि हम उसके रिस्पेक्ट में हम क्या रहें, सीट के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में रहें। विद द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, जैसे ही जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है तो कार जो है स्लो हो जाती है, बट जो हमारी बॉडी है वो टेंड टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारी जो बॉडी है वो उसी मोशन में रहने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो जैसे ही सडन एप्लीकेशन होता है ब्रेक्स का तो मे दस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन फ्रंट। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एकदम से उस चीज़ पे रिएक्ट करती है और थोड़ा हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और इस वजह से जो बहुत चांसेस होते हैं कि हम कोलाइड कर जाए, ठीक है, फ्रंट वाले जो सेक्शन होता है उससे, गाड़ी के जो फ्रंट में सेक्शन होता है उससे। तो इसीलिए हमें सीट बेल्ट वगैरह जो है वियर करनी होती है। सो सेफ्टी बेल्ट आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। तो सेफ्टी बेल्ट हमें वॉर्न करनी होती है ताकि हम ऐसे एक्सीडेंट से खुद को प्रिवेंट कर सकें। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी बॉडी जैसे ही आगे की तरफ आती है तो सेफ्टी बेल्ट हमारी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे जो है फॉरवर्ड मूव करती है। एंड अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस बिगेन्स टू मूव सडनली। तो जैसे ही बस मूव करती है एकदम से, हम बस के अंदर खड़े हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एकदम पीछे की तरफ हटती है। Now we tend to fall backward. This is because the sudden start of bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of bus। क्योंकि जो हमारी फीट है, जो हमारे पैर है, वो
बस के साथ मोशन में आ गए हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में ही है। तो इस वजह से जो बॉडी है वो रेजिस्ट करती है मोशन को और वो पीछे की तरफ मूव करती है। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। व्हेन अ मोटर कार मेक अ शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड, जब एक मोटर कार जो है वो एकदम से टर्न करती है, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, तो हम एक साइड जो है झुक जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हम इसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है रहना चाहते हैं, बट जैसे ही बॉडी जो है but when unbalanced force is applied by an engine to change the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the street due to inertia for body। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी वो स्ट्रेट जाना चाहती है लेकिन जो कार है वो इस साइड मूव कर गई है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने आप को जो है थोड़ा सा एक साइड जो है झुके हुए फील करते हैं। सो वी स्लिप टू द वन साइड ऑफ शीट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities। तो हम कैसे हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करती है जब तक कि हमारी बॉडी पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, तो ये हम एक्टिविटी की हेल्प से इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 9.1 है, मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल as shown in figure 9.6, attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly. Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coins make them fall vertically on the table। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले तो एक जो है पाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी कैरम की हेल्प से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो बाकी के कॉइन्स है वो स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग कैरम कॉइन हिट इट। जब फास्ट मूविंग जो कॉइन है उसने इसको हिट किया तो सिर्फ एक ही कॉइन जो है रिमूव हुआ या फिर जो है बाहर निकला। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, लेकिन अगर हम इस फोर्स को थोड़ा सा स्लोली इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो यहाँ पर कॉइन्स है वो फॉल कर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, सो यहाँ पर जो सारे के सारे बाकी के जो कॉइन्स है वो फॉल क्यों करते हैं, तो ये फॉल इसीलिए करते हैं क्योंकि जो जैसे ही बॉटम कॉइन जो है वो यहाँ पर क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने की अप्लाई करने की कोशिश करता है, बट वो इतना इनफ नहीं होता है। तो जो जो पुशिंग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है और फ्रिक्शनल फोर्स वो बहुत कम होता है। तो इस रीज़न की वजह से क्या होता है कि जो जो कॉइन्स है वो फॉल कर जाते हैं टेबल पर वर्टिकली। सो नाउ एक्टिविटी 9.2, set a 5 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler standing on the table as shown in figure 9.7। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर टेबल पर जो ग्लास है वहाँ पर हमें एक जो है सीट रखनी है, उसके ऊपर 5 रुपी कॉइन हमें रखना है। गिव द कार्ड अ शार्प हॉरिजेंटल फ्लिक, तो हमें फिंगर की हेल्प से कुछ एक जो है फ्लिक जो है वो प्रोवाइड करना है। इफ़ वी डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे allowing the coin to fall vertically into the glass tumbler due to its inertia। तो जो शीट है, जो कार्ड है वो यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली जो है वो निकल जाएगा, बट जो कॉइन है वो उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो वो अपनी स्टेट जो अपनी रेस्ट की स्टेट है वो उसी में रहने की कोशिश करेगा और इस वजह से क्या होगा, जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर फॉल हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ। जब कार्ड फ्लोज ऑफ भी, जब कार्ड यहाँ से जा चुका है तब भी जो कॉइन है वो अपनी रेस्ट की स्टेट पे रहने की कोशिश करता है और वो उसी रेस्ट की स्टेट में रहकर वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। When the card is flicked with the finger, the coin placed over it falls in the tumbler। तो जो कॉइन है वो टम्बलर के अंदर गिर जाता है। Now एक्टिविटी 9.3, प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे। तो हमें क्या करना है, एक वाटर जो है वाटर फिल्ड टम्बलर को हमें एक जो है एक ट्रे पर रखना है। होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। तो हमें इस ट्रे को जो है होल्ड करना है और उसको थोड़ा मूव करना। तो इस वजह से क्या होगा, जो वाटर है या वो यहाँ पर स्पिल
हो जाएगा, यानी कि जो वाटर है वो बाहर बिखर जाएगा, क्योंकि वो अपनी जो है अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जो यहाँ पर एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो वाटर है वो स्पिल आउट कर जाता है। ऑब्जर्व दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन द सोर्सर फॉर प्रेसिंग द टी कप, इट प्रिवेंट द कप फ्रॉम टॉपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रे वगैरह है तो उसमें, या फिर जो सोशर वगैरह है जिसको हम ट्रे वगैरह बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रूव एक जो खांचा है वो दिया जाता है ताकि हम टी कप को अच्छे से प्लेस कर सकें, ताकि क्या हो कि एकदम से अगर उस पर जर्क लगे, एकदम से कोई फोर्स लगे, तो जो कप है वो यहाँ पर क्या हो, उसमें कोई जो है हार्म उसको ना पहुँचे, या चाय वगैरह को कोई जो है प्रॉब्लम यहाँ पर फेस ना करनी पड़े। नाउ इनर्शिया एंड मास, all the example and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion। तो हमने अभी भी जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, तो हमने ये देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोक सके। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, अगर वो मूव कर रही है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी बॉडीज़ का इनर्शिया सेम होता है? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, तो हमें ये पता है कि हम एक एम्प्टी बॉक्स को आसानी से मूव करवा पाते हैं बजाय कि एक बुक से भरा हुआ बॉक्स हो। सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ़ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। तो अगर हम एक फुटबॉल को किक करते तो वो उड़ जाती है, फ्लाई करने लगती है, बट अगर हम वही काम एक पत्थर के साथ करें और पत्थर का साइज भी सेम ही हो और वही इक्वल फोर्स हम अप्लाई करें तो ये बहुत मुश्किल है कि वो मूव करेगा। वी मे इनफैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो, तो हो सकता है कि हमें कोई हानि भी पहुंच जाए, हमें कोई इंजरी भी हो जाए, हमें चोट वगैरह भी यहाँ पर लग सकती है। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टीड ऑफ, तो यहाँ एक्टिविटी 9.2 में हमने देखा था इंस्टीड ऑफ 5 rupee coin if we use a 1 rupee coin we find that lesser force is required to perform the activity। तो अगर हम 5 रुपये की जगह 1 रुपये का सिक्का रखते तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन। एक जो फोर्स एक छोटी सी गाड़ी को या बैलगाड़ी को खींचने के लिए जो एक थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है और वो उसको लार्ज वेलोसिटी से मूव भी करवा सकता है, तो वही फोर्स नेग्लिजिबल चेंज करता है अगर हम वही फोर्स ट्रेन पर लगाए और उसको मूव करने की कोशिश करें। दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार द ट्रेन हैज़ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी बहुत कम टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाए हमारे लगाए हुए फोर्स से। अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन कार्ट, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रेन का जो इनर्शिया वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया, तो हम बोल सकते हैं कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही उसकी जो है टेंडेंसी होगी, उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। Clearly heavier or more massive object offer larger inertia. Quantitatively the inertia of an object is measured by its mass. Quantitatively अगर हम measure करें तो हम mass से ही inertia को measure करते हैं। We may thus relate inertia and mass as follows. तो हम inertia और mass को कुछ इस तरीके से relate कर सकते हैं। inertia एक natural tendency है किसी भी object की जिसे वो अपनी state ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने से रोकता है। एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को मेज़र करने की एक क्वांटिटी है। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। तो हमने देखा कि अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो उससे उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन, तो ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। तो हम अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि कैसे फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन आता है और जो है कैसे हम फोर्स को मेजर कर पाते हैं। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली everyday life during the
game of table tennis. If the ball hit a player, it doesn't hurt him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hit a spectator, it may hurt him. तो अगर कोई भी टेनिस की बॉल किसी प्लेयर को हर्ट जो है हिट करे, तो हो सकता है कि उस प्लेयर को थोड़ी सी भी जो हार्म है वो ना पहुंचे। लेकिन अगर यहीं पर कोई क्रिकेट की जो बॉल है वो बहुत ही फास्ट मूविंग बॉल है और वो किसी स्पेक्टेटर को या किसी जो दर्शक होते हैं उसको वो बॉल हिट कर जाए, तो उसको हार जो है काफ़ी ज़्यादा वो क्षति पहुंचा सकती है, काफ़ी उसको हर्ट हो सकता है। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। तो अगर कोई ट्रक जो है रेस्ट में है तो उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वही मूविंग ट्रक हो और सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा हो, तो वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को किल भी कर सकता है। अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो हालांकि एक छोटी सी जो बुलेट है वो भी क्या कर सकती है किसी भी आदमी को जो कि उसके रास्ते में कोई भी, अगर वो किसी भी आदमी को वो लग जाए, हर्ट हो जाए, तो वो आदमी जो है किल भी हो सकता है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो इम्पैक्ट कैसे हमें दिखेगा, वो डिपेंड करता है कि उस जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और उसकी वेलोसिटी क्या है। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो अगर हमें किसी भी बॉडी को ग्रेटर वेलोसिटी यानी कि उसकी मोशन को बहुत फास्ट करना है तो हमें उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो बॉडी इज एक्सेलरेटेड। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि मास एंड वेलोसिटी को जो है कंबाइन कर रही है। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम मोमेंटम बोलते हैं जिसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। द मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो अगर हम मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा मोमेंटम। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में जो है वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg मीटर per second. Since the application of unbalanced force brings the change in velocity of object, it is therefore clear that a force also produced a change of momentum. तो अगर हम ये कहें कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और यानी कि फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है। Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second. It is sufficient to start its engine. If one or two person gave a sudden push to it, it hardly start. But a continuous push over some time result a gradual acceleration to the ऑफ द कार टू इट्स स्पीड। तो मान लीजिए कि एक सिचुएशन है जहाँ पे किसी कार की जो बैटरी है वो डेड हो गई है और आपको उसको पुश करना है, और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है उसको मूव करवाने में। अगर एक या दो पर्सन जो है उसको एकदम से जो है सडन उसको पुश करे, अनबैलेंस्ड फोर्स पे अप्लाई करे, तो हो सकता है कि वो स्टार्ट ना हो। बट अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली उसको पुश करते रहे, और तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो कार जो है उसको ग्रेजुअल एक्सेलरेशन मिल जाए, उसको जो है स्पीड भी मिल जाए। इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। तो यहाँ पर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उस पर कितना फोर्स जो है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई किया है, बट हाँ यहाँ पर ये भी देखना होता है कि कितने टाइम के लिए हमने वो फोर्स अप्लाई किया है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज्ड। तो हमने जो है अगर फोर्स अप्लाई किया है तो उससे मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस रेट से जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हम मोमेंटम का चेंज देख रहे हैं, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमने उस पर कितना अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है।
Now, mathematical formulation of second law of motion. Suppose an object of mass m is moving along a straight line with an initial velocity u. It is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of constant force f throughout the time t. The initial and final momentum of the object will be p1 equal to mu एंड p2 इज इक्वल टू mv. तो मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, देन हमने क्या किया, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड किया और उसकी वेलोसिटी बाद में टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई है. और क्यों हुई है, क्योंकि हमने उस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई किया है. तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो वो हो गया हमारा मास इंटू वेलोसिटी mu एंड जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज mv. तो मोमेंटम में चेंज हम देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mv माइनस mu. तो m कॉमन ले लेंगे यहाँ से v माइनस u. देन अगर हमें चेंज इन मोमेंटम तो हमारे पास ये है. अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें तो हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है. सो ये मोमेंटम चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा mv माइनस यू अपॉन टी. यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज़ k. तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं km और इस पूरे पोर्शन को हम जो है a राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वहाँ से हम क्या करेंगे v माइनस यू बाई टी. तो ये वाला जो पार्ट है वो होगा हमारा एक्सेलरेशन. हेयर विच इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. द ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम 1. तो हम जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से चूज करते हैं कि जो k की वैल्यू है वो क्या हो जाए, k की वैल्यू 1 हो जाए. फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास. यानी कि अगर हमारे पास मास 1 kg है, उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें जो है प्रोड्यूस करना है, तो हमें 1 यूनिट फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन जो k है वो हमारा हो जाएगा 1. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास. यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन विच हैज़ अ सिंबल कैपिटल N. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. तो हम जो है सेकेंड लॉ की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के. The second law of motion is often seen in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards while with the moving ball. तो आपने ये एग्जाम्पल जो है हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब कोई बॉलर जो है बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड थोड़े से बैकवर्ड खींच लेता है, पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि वो मूविंग बॉल को कैच कर सके. इन डूइंग सो, तो ऐसे करने से क्या होगा, द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0. तो ये इसमें क्या करेगा, यहाँ पर जो कैचर है या जो फील्डर है वो यहाँ पर ये ट्राई करता है कि जो मूविंग बॉल की हाई वेलोसिटी है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए जो है जीरो होने में, यानी कि उसको टाइम मिल जाए. इसी वजह से वो अपने हाथ जो है वो पीछे कर लेता है. द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल ऑल्सो रिड्यूस्ड. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा धीरे धीरे, और जो इम्पैक्ट उसका हाथ पर पड़ेगा या कैचर पर पड़ेगा तो वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा. इफ़ द बॉल इज स्टॉप्ड, अगर बॉल सडनली स्टॉप हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम से जीरो हो जाएगी, और इससे क्या होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो फोर्स लगाएगी, और उसी वजह से जो यहाँ पर जो कैच करने वाला जो प्लेयर है उसको बहुत ज़्यादा हार्म यहाँ पर पहुँच सकता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी लार्ज, यानी कि मोमेंटम का चेंज बहुत ज़्यादा लार्ज होगा. एंड ए लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर. और इस वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बॉल को होल्ड कर सके, और इससे जो फील्डर है उसकी हथेली को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है. इन अ हाई जंप एथलीट इवेंट द एथलेटिक्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और अ सैंड बेड. तो यहाँ पर अगर एथलीट्स वगैरह जो है
एथलेटिक इवेंट्स के अंदर भी क्या होता है, या तो कोई नीचे जो है गद्दा वगैरह बिछाया होता है, या फिर जो है मिट्टी का जो बेड है वो यहाँ पर क्रिएट किया होता है। दैट दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, ताकि वो जंप करने के बाद उसको जो एथलीट है उसकी बॉडी को थोड़ा जो है टाइम मिल जाए, सो दैट कि उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो हो। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैज़ द फोर्स। ट्राई टू पॉन्डर हाउ ए कराटे प्लेयर ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। तो आपको अब ये जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि कैसे जो कराटे प्लेयर है वो एक आइस के स्लैब को एक ही बार में या एक ही बार से वो उसको तोड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो कैचर है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ कर रहा है, ताकि उसको जो है मोमेंटम डिक्रीज़ होने में उसको थोड़ा टाइम मिल जाए और उसकी जो पाम है उसको हर्ट ना हो। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पर हम पुट कर सकते हैं v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अगर हमारे पास फोर्स जीरो है, u और v इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। सो if u is 0 then v will be 0, that is the object will remain at rest। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।